जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आइए आज हम लोग क्लास 9 का जो अपवाह प्रारूप देख रहे थे। अपवाह प्रारूप में हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा और उसमें देखा कि अनुगामी नदियां यानी कि जो ढाल के अनुरूप बहती है वैसी नदियों को हम लोग अनुगामी नदियां कहते हैं। तो और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो सालों भर लगातार सतत बहती रहती है उन नदी को भी हम लोग बोलते हैं सालों भर बहने वाली सतत प्रवाहित नदियां, है ना, सतत प्रवाहित नदियां। और उन नदियों का उदाहरण जैसे मिलेगा तो जो जितना भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन तमाम नदियों में सालों भर पानी रहता है और वो सतत यानी कि लगातार वो बहती रहती है। तो हम लोगों ने देखा था कि हिमालय प्रणाली से निकलने वाली नदियां जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक सिंधु प्रणाली की नदियां, और दूसरा था गंगा प्रणाली की नदियां, और तीसरा हम लोग पढ़े थे ब्रह्मपुत्र प्रणाली की नदियां। ये गंगा की नदियां हम लोगों ने पढ़ा था। आइए आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां को हम लोग देखने का काम करते हैं। ध्यान देना बेटा, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग सभी को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां, दक्षिणी पठार की नदियां। ध्यान देना, टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार की नदियां। ये देखो, ये दक्षिणी पठार, ध्यान देना, यहाँ पे ये जो है ये दक्षिणी पठार कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? ये दक्षिणी पठार इधर कहलाता है। कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां अनुगामी या अनुवर्ती नदी प्रणाली के अंतर्गत आती है। हिमालय की नदियों के विपरीत इनके विकास में धरातलीय स्वरूप का प्रभाव प्रमुख है। ये हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी भी हैं। नर्मदा और ताप्ती तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कितनी ही नदियों ने कटाव के चरम स्तर या आधार तल को प्राप्त कर लिया। इन नदियों का अपर्दन कार्य नगण्य रहा है। ये नदियां अंतिम अवस्था में अपेक्षाकृत चौड़ी और छिछली घाटियां बनाती हैं। इनमें पुराने होने के अर्थात वृद्धावस्था के सभी लक्षण विद्यमान हैं। देखो, दक्षिणी पठार की जो नदियां हैं यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे देखला कि कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ताप्ती है, नर्मदा है, महानदी है। ये सब कौन सा नदियां हैं? ये दक्षिणी भारत की नदियां हैं। आप लोग सही तरीके से देखने का कोशिश करेंगे और किताब में भी आप अपने किताब में जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लक्षण विद्यमान है। कराय पठार की नदियों में कुछ ऐसी हैं जो भ्रंश घाटियों या दरार घाटियों रिफ्ट वैली में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती ऐसी ही नदियों के उदाहरण हैं। इनमें ताप्ती कृषि की दृष्टि से अधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। ताप्ती नदी इसका पानी हम लोग जो उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है ताप्ती नदी के पानी का, तो कौन सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है बेटा? कृषि के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में ताप्ती नदी के पानी को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कराए कृषि के दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वी भाग में दामोदर की भी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा की लंबाई 1290 किलोमीटर, ताप्ती की 724 किलोमीटर और दामोदर की 541 किलोमीटर है। नर्मदा की घाटी में संगमरमर और दामोदर की घाटी में कोयला प्राप्य है। ताप्ती को तापी भी कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, ये ताप्ती नदी को तापी भी कहा जाता है। ताप्ती नदी को क्या बोला जाता है? तापी कहा जाता है। ध्यान देने की जरूरत है, सही तरीके से समझने की जरूरत है। कराए नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। बेटा नर्मदा नदी, ध्यान देना, ये नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? तो अमरकंटक। कहां? अमरकंटक कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, अर्थात एमपी, मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ध्यान देने की जरूरत है सही तरीके से। ताप्ती का सतपुरा श्रेणी और दामोदर का छोटा नागपुर पठार है। नर्मदा नदी जब्बलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी जब्बलपुर के निकट
धुआंधार क्या बनाती है? जल प्रपात बनाती है। जल प्रपात का मतलब होता है बहुत लंबा चौड़ा एरिया में जल का जमाव होना, है ना। जल प्रपात बनाती है और संगमरमर की चट्टानों से होकर बहती है। यहाँ की बड़ी नदियों ने जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है अपने मुहाने पर डेल्टाओं का निर्माण कर लिया है, पर छोटी नदियों ने अपनी तीव्र धारा के कारण डेल्टा नहीं बनाया है ना। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां नवीन घाटी के विकास में लगी है, जिसका कारण संभवतः पश्चिमी भाग का ऊपर उठना यानी प्रोत्थान है। पठार की नदियां मुख्यतः वृक्षानुमा प्रारूप उपस्थित करती है, यद्यपि केंद्र त्यागी और समांतर प्रारूप भी देखी जाती है। आप लोगों को बोला था कि वृक्षाकार नदियां कौन होती है? जैसे ये है, ये देखिए इस तरीके से, ये क्या होता है? ये वृक्षाकार नदियां है साहब। ये क्या है? ये वृक्षाकार नदियां है ना। और उसके बाद में केंद्र त्यागी नदियां, आप लोगों को बोला था कि केंद्र, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, ये इस तरीके से, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होता है? आप लोगों को बताया था मैं कि अगर कोई तालाब में ढेका मारते हैं तो क्या होता है? इस तरीके से क्या होता है? तरंगधर जो ऊपर होता है वेव की तरह अपने केंद्र का अंतर्गत फिर क्या कर देता है? त्याग करता है, बड़ी दूर तक वो फैलता चला जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं केंद्र त्यागी नदियां। और समांतर प्रारूप भी देखे जाते हैं। पश्चिमोत्तर भाग में एकमात्र नदी लूनी समुद्र तक पहुंच पाती है, शेष थार मरुभूमि में अपना अस्तित्व खो बैठती है। मरुस्थलीय भाग आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। अब देखिए, अब कहेगा कि ए भाई मरुस्थलीय भाग में यानी कि राजस्थान में पानी बहता है कि नहीं बहता है? राजस्थान में कोई नदी बहती है कि नहीं बहती है? हाँ बहती है ना, नदियां बहती है, लेकिन वो क्या होती है? आंतरिक प्रवाहित होती है। कैसी होती है? आंतरिक। कैसी होती है? आंतरिक प्रवाह होती है। कैसा होती है? आंतरिक प्रवाह, मतलब वो अंदर अंदर बहती है। इन तमाम बातों को देखने के बाद आज हम लोग अब देखते हैं कि अपवाह क्षेत्र है आंतरिक। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उत्तर की नदियों से सर्वथा भिन्न है। ये बरसाती है और जल के लिए मानसून पर पूरी तरह से आश्रित है। बहाव की दिशा को देखते हुए इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान दीजिएगा साहब, पहला है नर्मदा और बहुत जोड़ पड़ता है जी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये किधर की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। किधर? पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है बेटा? पश्चिम की ओर बहती है। अब देखिए महानदी और गोदावरी, महानदी और गोदावरी, महानदी और गोदावरी ये किधर बहती है? ये पूर्व की ओर। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, और एक है वैगाई। ये किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। ध्यान देना बेटा। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। देखिए यहां पे ऐसे करके बताते हैं, ये नर्मदा और ताप्ती किधर बहती है? तो इधर पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है नर्मदा और ताप्ती? N फॉर नर्मदा और T फॉर ताप्ती पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। किधर बेटा? पश्चिम की ओर बहती है। और महानदी और गोदावरी कृष्णा कावेरी और वैगाई ये सब किधर बहती है? महानदी, M फॉर महानदी, फिर गोदावरी, G फॉर गोदावरी, उसके बाद में K फॉर कृष्णा, उसके बाद में V फॉर वैगाई, ये सब किधर की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। कौन कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और वैगाई ये सब कौन सी दिशा में बहती है? तो पूर्व की दिशा में बहती है। और नर्मदा और ताप्ती किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। आपसे पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती का दिशा क्या है, बहने का दिशा क्या है? तो पश्चिम। और महानदी गोदावरी कृष्णा या कावेरी या वैगाई कोई एक नदी का पूछ देगा तो ये किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्व की दिशा में बहती है। और एक और तीसरा है चंबल, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां जो उत्तर की ओर बहती है। तीसरा है बेटा चंबल, ध्यान दीजिएगा, चंबल, बेतवा
चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, सोन, चंबल, बेतवा, सोन, ये सब किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। किधर? उत्तर की ओर। ध्यान दीजिए, यहां पर इधर चंबल, चंबल, उसके बाद में बेतवा, उसके बाद में सोन। सी फॉर चंबल मान लिया जाए, चंबल, CH से चंबल मान लिया जाए, उसके बाद में B फॉर बेतवा और S फॉर सोन। ये किधर बहती है? सॉरी, दक्षिण की ओर बता दी, उत्तर की ओर बहती। किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। तो उत्तर इधर ना हुआ, उत्तर में कौन कौन सा हो गया? चंबल, CH, चंबल, उसके बाद में क्या? बेतवा, उसके बाद में क्या हो गया? सोन। तो याद रखिए, चंबल, बेतवा और सोन किधर? उत्तर की ओर। चंबल, बेतवा, सोन उत्तर की ओर, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर, उसके बाद में महानदी गोदावरी, कृष्णा, वैगई इत्यादि ये सभी किधर बहती हैं? पूर्व की ओर। किधर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती है। तो इतना याद हो गया होगा, आशा और विश्वास पूर्ण रूपेण है आप लोगों के ऊपर। दक्षिण की नदियों में सबसे बड़ी गोदावरी है जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। गंगा के बाद भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन इसी का है। देश के समस्त क्षेत्र का दशांश गोदावरी पश्चिम घाट से यानी नासिक के निकट निकलकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? जाके गिरती है। अपने मुहाने पर यह डेल्टा निर्माण करती है। कौन? गोदावरी। अपने मुहाने पर क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? गोदावरी नदी। अब देखिए, गोदावरी नदी का लंबाई कितना किलोमीटर है बेटा? 1450 किलोमीटर, जो गंगा नदी के बाद सबसे ज्यादा लंबाई इसी का है। कौन सा नदी का है? गोदावरी का है। उसके बाद में डेल्टा पेन गंगा, वैन गंगा, मंजीरा, वर्धा और इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखो बेटा, गोदावरी का प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है? एक है पेन गंगा, दूसरा है वैन गंगा, तीसरा है मंजीरा और चौथा है वर्धा और एक है पचमा इंद्रावती। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का गंगा, दक्षिण भारत का गंगा, ये दक्षिण नीचे हुआ ना, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। महानदी गोदावरी से उत्तर है। अब महानदी जो बहती है वो कहां बहती है? गोदावरी से उत्तर। गोदावरी से उत्तर महानदी जो बहती है वो कहां है? गोदावरी से उत्तर। ध्यान दीजिए, यहां देखिए, ये गोदावरी से उत्तर में, गोदावरी से ऊपर जाइए, ऊपर में कौन है? महानदी यहां पे है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। कराई जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, यह भी अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है। चिल्का झील की स्थिति इसके मुहाने के निकट है। किसके मुहाने के निकट है? महानदी के मुहाने के निकट है। कौन सा झील? चिल्का झील। चिल्का झील, वो चिल्का नहीं रे, ठीक है, चिल्का झील। ध्यान दीजिएगा, एगो चिल्का यहाँ भी है, मुहाने के निकट है। महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर ही कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह नदी लगभग 890 किलोमीटर लंबी है। बाबू रे, हीराकुंड बांध बार बार पूछेगा, प्रश्न करेगा, कभी कभी कंपटीशन में भी प्रश्न करेगा कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो कौन नदी पर? महानदी पर ना। कौन नदी? महानदी पर। ध्यान रखिएगा। और इसका महानदी का लंबाई कितना किलोमीटर? 890 किलोमीटर। कितना हो? 890 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 890 किलोमीटर। कृष्णा, आइए कृष्णा के बारे में देखते हैं। कृष्णा गोदावरी से दक्षिण है, जो महाबालेश्वर के निकट पश्चिम घाट से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी लंबाई कितना है? 1290 किलोमीटर। करा भीम, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए, कृष्णा का प्रमुख सहायक नदी कौन है? भीमा, भीमा, तुंगभद्रा और कौन? मूसी। भीमा, तुंगभद्रा और कौन है बेटा? मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अमरावती और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के ही तट पर स्थित है। अमरावती और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के ही तट पर क्या है? स्थित है। कावेरी, कराई नदी, कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में कावेरी पट्टनम के पास गिरती है। ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में
कावेरी पट्टनम के पास क्या होती है, गिरती है। लंबाई कितना है कर 760 किलोमीटर। कृष्ण राज सागर बांध इसी पर है। देखो जी पूछता है कृष्ण राज सागर बांध कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। इसका डेल्टा बड़ा ही क्या होता है, उपजाऊ होता है। डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा कैसे बनता है उसका आकृति देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा कैसे निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं डेल्टा डेल्टा, सर डेल्टा बनता कैसे है ना। ये देखिए ये नदियां सपोज दैट ऐसे ये बह रही है, ये नदियां बह रही है, बहते 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 क्या हुआ, इस तरीके से ऐसे आके गड्ढा बना दिया। यहाँ पे कोई ढाल मिला, गड्ढा बना, यहाँ ऐसे हो गया, अब ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब इधर से जितने भी नदियों के द्वारा मलबा उलबा वगैरह बहा करके लाया गया, इसमें धीरे 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 क्या हुआ, जमाव हुआ। और ये इस तरीके से कुछ कुछ तो कभी कभी और ज्यादा गड्ढा हो जाता है। अब ये जो बना वो क्या बना, ये डेल्टा बना। क्या बना, डेल्टा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, ये डेल्टा का निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखिए करडेटाई भागों को छोड़कर इन नदियों के प्रदेश में इनके जल का उपयोग सिंचाई एवं यातायात के लिए बहुत कम है। इनका मार्ग पथरीला और बड़ा उबड़ खाबड़ होने के कारण नौकागम्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए नौकागम्य, नाव केकरा में चलेगा, ऊबड़ खाबड़ वाला में नाव चलेगा जी, नहीं ना चलेगा। नौकागम्य के लिए क्या चाहिए, समतल चाहिए, सपाट चाहिए, प्लेन नदी चाहिए। जो प्लेन रहेगा, प्लेन झील होगा, प्लेन झरना होगा, प्लेन नदी होगी, प्लेन समुद्र रहेगा, तबे ना उसमें नाव चल सकता है। ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो नाव चलेगा नहीं ना चलेगा, पलट जाएगा, ठीक है। जलप्रपात भी है। संसार के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में एक जरसोप्पा या जोग प्रपात जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है, यही है जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली शरावती नदी पर है। इससे देखिए ये जरसोप्पा या जोग जलप्रपात कहाँ है, तो ये जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है शरावती नदी। शरावती नदी, कौन नदी बेटा, शरावती नदी पर कौन प्रपात है, जलप्रपात है, तो जरसोप्पा, जरसोप्पा जलप्रपात, इसी को कहते हैं जोग प्रपात, जिसका ऊंचाई कितना 271 मीटर, जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली शरावती नदी पर है। इसके जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। इससे क्या किया जाता है, जल विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है ना। योगना, शिव समुद्रम, हुंडू, गोकाक, पाइकारा, बिहार आदि दक्षिणी पठार के अन्य प्रसिद्ध जलप्रपात है। पश्चिमी तट की नदियों में गोवा स्थित मांडवी और जुआरी, कर्नाटक स्थित कालिंदी, शरावती और नेत्रवती तथा केरल स्थित पोनानी, पेरियार और पंबा उल्लेखनीय है। ये सभी छोटी और जलप्रपात बनाने वाले हैं। ये सभी छोटी और जलप्रपात बनाने वाले। अब करा सभ्यता और संस्कृति के विकास में नदियों का योगदान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। सभ्यता और संस्कृति में नदियों का योगदान रहा है। हम आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज का खोज हुआ है वो नदियों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। सही तरीके से देखिए करा है, विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु और गंगा की घाटियों में ही विकसित हुई, जहां जीवन यापन के सभी साधन सुलभ थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि विकसित नगर सिंधु घाटी में ही स्थापित हुए थे। सिंधु घाटी आज पाकिस्तान में चली गई है। ध्यान दीजिए, ये सिंधु घाटी आज वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी वर्तमान में कहाँ है बेटा, पाकिस्तान में। ये देखिए अपना भारत अगर ऐसे है, इस तरीके से ये भारत है, तो यहाँ पे लास्ट में इधर क्या है, पाकिस्तान है। कौन है बेटा, पाकिस्तान है। और ये सिंधु घाटी कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया है। आज पाकिस्तान में चली गई है। भारत के अंतर्गत गंगा की घाटी में शिवालिक के निकट मानव उत्पत्ति का केंद्र बताया जाता है। गंगा घाटी मानव सभ्यता और संस्कृति का आदिकाल से ही केंद्र रही है। प्रयाग और काशी भारतीय संस्कृति के प्राचीन केंद्र माने जाते हैं। प्रयाग गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु भक्त एकत्र हुआ करते हैं। मकर संक्रांति मतलब समझ में आ रहा है, जिस दिन चूड़ा तिलकुट दही खाते हो तो ये ना मकर संक्रांति कहल जाता है, हुआ करते हैं। और संगम स्नान का पुण्य कहाँ, इलाहाबाद, प्रयाग मतलब इलाहाबाद ओकरे ना, हाँ, जहाँ संगम स्नान का पुण्य कमाते हैं। अभी लॉकडाउन में नहीं जाना, कोरोना धर लिया तो सब संगम में स्नान निकल जाएगा, ठीक है। सही से रहो, सेफ रहो, घर में रहो, आराम से पढ़ने का कोशिश करो। भक्त एकत्र हुआ करते और संगम स्नान का पुण्य कमाते हैं। काशी में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ सालों भर बनी रहती है।
जहां वे गंगा स्नान और पूजा पाठ का लाभ उठाते हैं। भारत में नदियों के किनारे बसे अनेक स्थान हैं जो सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं और वहां मंदिरों का निर्माण किया गया है। प्रयाग और काशी प्राचीन काल से प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहे हैं। कौन कौन? प्रयाग और काशी। प्रयाग और काशी। प्रयाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये दोनों जो है से शिक्षा का क्या रहा? केंद्र रहा। आइए अर्थतंत्र में नदियों का योगदान। अर्थतंत्र मतलब इनकम, नदी से इनकम भी होता था। देखिए जहां जिसको इनकम होता है वहां वही रहता है। समझ में आ रहा है ना? जिसको जहां इनकम होता है वो वही रहता है साहब। करा अर्थतंत्र में नदियों का योगदान करा है। भारतीय अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था में यहाँ भी नदियों का निम्नांकित महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन है। भारत की आधी भूमि नदियों से निकली नहरों द्वारा सिंची जाती है। अब देखिए, अब नदी के द्वारा निकली नहर द्वारा अगर हम लोग सिंचाई करेंगे तो हम पैसा ज्यादा नहीं लगेगा? पैसा क्या लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बिजली से अगर मोटर को चलाते हैं तो बिजली बिल भरना पड़ेगा ना वो, या पंप सेट चलाते हैं तो उसमें डीजल तेल डालना पड़ेगा। अगर पेट्रोल से चलने वाला मशीन होगा तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। लेकिन नदी से नहर अगर निकाली गई है और उससे अगर हम लोग सिंचाई करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बात है ना? दूसरा पॉइंट वह है कि ये बाढ़ के समय नई मिट्टियां बिछाकर मैदानी भाग को उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। सारा मैदानी भाग नदियों की मिट्टी से ही बना होने के कारण उपजाऊ है। देखिए दूसरा बात यह है कि नया नया मिट्टी लावे, है ना? नया नया मिट्टी लावेगा और नया नया मिट्टी जब ला करके मैदान में बिछा देती है तो नया नया मिट्टी और नया नया दूल्हा और नया नया दुल्हन बड़ा कामयाब होता है ना? ध्यान रखिएगा। करा है उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। सारा मैदानी भाग नदियों की मिट्टी से ही बनी होने के कारण ये क्या होती है? उपजाऊ होती है। यह यातायात के साधन रही है। प्राचीन और मध्य युग में नदियों से ही अधिक व्यापार होता था। आज भी ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना में दूर दूर तक स्टीमर चलते हैं। स्टीमर देखता है? स्टीमर मतलब इस पर बैठ करके घूमने का जो यात्रा करते हैं हम लोग नदी में, है ना? पहले तो नाव चलता था, अब नाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अब स्टीमर चलने लगा है जो मशीन के माध्यम से चलता है। ये जल विद्युत उत्पन्न कर रही है और जल शक्ति के संभावित भंडार है। नदियों में मछलियां पकड़ी जाती हैं। पूर्व भारत में कितने ही लोगों का आहार में मछलियों का प्रमुखता, मत्स्योद्यम बहुत ही आजीविका है। अब देखो नदियों के माध्यम से ही हम लोग मछलियां पकड़ते हैं। बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, बंगाल की खाड़ी नजदीक में रहने की वजह से उन लोग ज्यादा जो ऐसे मछली उनका आहार है। मुख्य आहार उन लोग मछली को मानता है, मछली और भात, ठीक है, चावल। नदियां उद्योग केंद्रों और नगरों की स्थापना और विकास में मदद पहुंचाती है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर में है। स्वर्ण रेखा का जमशेदपुर के विकास में, हुगली का कोलकाता के विकास में, गंगा का वाराणसी और कानपुर के विकास में। देखो जमशेदपुर जो ऐसे कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। एक बतिया और याद कर लो, ये तो भुलाइए रहे थे। जमशेदपुर में ही जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1907 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन बेटा कि आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। कौन नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अब पूछेगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। हमको लगता है कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। बंगाल यानी कोलकाता कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे। अब गंगा वाराणसी के किनारे कौन है? गंगा। आएगा अपन पटना भी गंगे के किनारे बसल है, ठीक ना? और गंगा के ऊपर महासेतु बनावल गया है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासेतु है। नदियों का प्रदूषण होने से देखो बड़ी खतरनाक प्रभाव पड़ा है बेटा, मछली सब मर रही है, ठीक है। नदी प्रदूषण से तात्पर्य यह है कि नदी जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन लाना कि उसके रूप, गंध और स्वाद से जीवों में स्वास्थ्य और कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य को हानि पहुंचे। नदियों का प्रदूषण मुख्यतः इन कारणों से हो रहा है। देखिए नदियों का प्रदूषण होने का कारण क्या है? कारण नदी के तट पर बसे गांवों और नगरों के मल मूत्र जितना निकल रहा है सब कहाँ बहा दे? नदी में ले जाके बहा दे। मतलब सुबह सुबह उठा और जाकर नली में ढार दिया, जाकर नदी में गिर गया। अब देखो नदी में गिर गया तो क्या हुआ? नदी प्रदूषण ना हुआ जी,
सुबह सुबह उठा 2 लोटा पानी पिया, अपना प्रेशर सब ढारा, जाकर नदी में गिर गया। ये सब क्या है, यहाँ पे नदी प्रदूषण है। ऐसे नहीं कीजिए, नदी में नहीं जाइएगा, ठीक है। चीनी, चमड़ा और तेल शोधक कारखानों का अपशिष्ट पदार्थों के नदियों में डाला जाना। देखिए अब मान लिया चमड़ा उद्योग लगा हुआ है बेटा, और चमड़ा उद्योग क्या होता है ना कि खौलाया जाता है, गर्म पानी में उसको खौलाया जाता है, उसके बाद में उसका लेयर बाई लेयर उस चमड़ा को क्या किया जाता है, उखाड़ा जाता है। और उखाड़ने के दरमियान में उसमें जितना भी केमिकल वगैरह डाला जाता है, और वो केमिकल बड़ा बड़ा कड़ाहा होता है, छोटा मोटा प्लांट नहीं होता है, उसका गर्म पानी और उसका केमिकल वगैरह सब जो निकला उसको डायरेक्टली गिराया जाता है, और गिराने के बाद डायरेक्टली वो कहाँ चला जाता है, नदी में चली जाती है। अब जब वो नदी में जाती है तो नदी का जल क्या हुआ, एकदम स्वच्छ हुआ कि प्रदूषित हो गया, प्रदूषित हो गया। करा कृषि कार्य में रासायनिक खादों का प्रयोग। अब देखो हम लोग कृषि कार्य करते हैं और रासायनिक खाद का छिड़काव करते हैं, यूरिया, उजरका चिनिया, यूरिया चिनिया नहीं, उसको मतलब यूरिया खाद, ठीक है, उजला खाद, उसके बाद में डीएपी, उसके बाद में पोटास इत्यादि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम मान लिया जाए कि 1 घंटा हम लोग खेत में छींट करके आए, 1 घंटा हुआ, और तुरंत अचानक वर्षा होने लगे, और वर्षा इतना हो कि उस खेत का पानी पूरा जो है से दह करके कहाँ चले जाए, नदी में चली जाए, तो क्या होगा, नदी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। तेल वाहक जहाजों से तेल का रिसाव। अब बड़का बड़का जहाज में जब तेल अंदर अंदर समुद्र में जाता है और कभी कभी जहाजवा में लीक कर जाता है, समझ में आ रहा है, कभी कभी जहाज लीक कर गया तो क्या हो गया, नदी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। मरे हुए जानवरों को और मानव के शवों को नदी में दहा देने से नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। नदियों के आर पार बांध बनाकर उनके प्रवाहित जल को रोकना भी नहीं चाहिए, जिससे पानी क्या हो जाती है, जम जाती है। जमने के बाद में क्या हो जाता है, जो सदा प्रवाहित नदियां होती है वो स्वच्छ और निर्मल नदियां होती है, लेकिन जो जमी हुई नदियां होती है, जो नहीं बहती है, वो क्या होती है, वो सही जल उसमें नहीं होता है। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती दूषित गैसों के वायुमंडल में प्रवेश करने के फलस्वरूप अम्लीय वर्षा होना, जिससे मछली आदि जलीय जीव क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। दूषित जल में पली मछली आदि के खाने से खाद्य अपमिश्रण जैसी समस्या हो जाती है। नदी प्रदूषण बढ़ने पर पीलिया आदि घातक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। पीलिया मतलब कौन रोग, जॉन्डिस, जिसको जॉन्डिस हो जाता है ना भैया, उसको बोलते हैं पीलिया रोग, ठीक है। नदियों के प्रदूषण को रोकने के उपाय, नदियों के प्रदूषण को रोकने के नगर के उपाय ये हैं, पहला कि नदी के किनारे कल कारखाना स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। कल कारखाना किसी भी प्रकार का नदी के किनारे स्थापित नहीं करना चाहिए। नदियों में मल मूत्र कचरे अपशिष्ट पदार्थ गिराए जाने पर सख्ती से क्या होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। लॉकडाउन की तरह घर से बाहर निकला तो छोटाइया जारी रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होना चाहिए, रोक लगना चाहिए, ताकि कोई भी कूड़ा करकट बिगे तो 2 सोटा बज रहे, उसके बाद में कल से वो कूड़ा करकट बिगना बंद। लॉकडाउन में बाहर निकलेगा तो चूतर से कहा जाएगा, ओकरे पर रोटी भी सेका जाएगा। ईमानदारी से रहिएगा, घरे रहिएगा, अच्छा से रहिएगा, ठीक है। बड़े नगरों में भीड़ वाले घाटों पर शौचालय बनाए जाए तथा धोबियों के लिए अलग घाट की व्यवस्था की जाए। धोबी के कुत्ता के जैसा ना बनिए, ना घर के ना घाट के, ठीक है। पशुओं एवं मानवों के शवों को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जन सामान्य को नदी का जल स्वच्छ रखने को प्रेरित करते हुए दूषित होने से बचाए रखने के उपाय बताएं। अवसादन रोकने के लिए नदी तटबंधों को ऊंचा किया जाए। अब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते कल कारखानों के कारण अब जो है 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा सफाई के लिए 290 करोड़ रुपया देने का काम किया, गंगा कार्य योजना। और 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चालू की गई। नगरों के गंदे नालों को नदी में न गिराकर उन्हें अलग मोड़ने का काम आरंभ किया गया। इस जल को साफ कर पंपिंग सेट में पंप करके खेतों में पहुंचाया जाएगा। और 16 राज्यों की 27 नदियों का प्रदूषण नियंत्रण करने की नियमित 2013 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हो चुकी। परंतु संप्रति गंगा कार्य योजना अंतर्गत 29 नगरों में प्रदूषण से बचाव का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 10, बिहार के 11 और पश्चिम बंगाल के 8 नगरों में। इस तरह यमुना योजना के अंतर्गत हरियाणा में के 12 नगरों, उत्तर प्रदेश के 8 नगरों और दिल्ली तथा गोमती योजना के अंतर्गत लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर में नदी प्रदूषण दूर किया जाएगा। कश्मीर की डल झील की सफाई भी की जाएगी। नमामि गंगे, यही दाढ़ी वाला बाबा बने हुए नमामि गंगे मोदी जी, ठीक है।
2014-15 के बजट में नमामि गंगे के तहत 2037 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। पता नहीं आवंटन कौन खा गया है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो नमामि गंगे योजना किनके द्वारा चलाया गया? 2014-15 में मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। नमामि गंगे का मतलब था गंगा को साफ करना, ठीक है ना। गंगा तो ना साफ हुआ लेकिन पैसा सब साफ हो गया। राष्ट्रीय जल संग्रह केंद्र का निर्माण करा। नदियों में जल वर्षा हिमनदों से प्राप्त होता है। पूरे देश में जल का वितरण एक समान नहीं है, इससे सभी राज्यों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। नदियों के मामले में किसी तरह का एक राज्य जल स्रोत पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है तथा पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से क्या हो जाता है? वंचित रह जाता है। देखो साहब, अगर कोई किसी राज्य के माध्यम से कोई नदी बह रही है तो कोई राज्य जो है से जो पहले पड़ता है वो क्या करता है? आवश्यकता से अधिक जल का वो निकास कर लेता है, तो दूसरे राज्य को कुछ नहीं बचता, ठंडन गोपाल हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसको मिलवे नहीं करता है, पनिया नहीं, तो ठंडन गोपाल तो होगा ही, ठीक है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र की स्थापना किया जाए और सभी राज्य को सही तरीके से जल मुहैया कराया जाए। मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव कहा गया है कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। जिस प्रकार से कहा जाता है संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करोगे तब कुछ भी प्राप्त करोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, तलहंडा में जाने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। अब करा है अपवाह क्षेत्र में जल की प्राप्ति से लोगों को तरह तरह के क्रियाकलापों के विकास में मदद मिलती है, इससे मानव सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होता है। अपवाह तंत्र का प्रभाव कृषि पर सबसे अधिक पड़ता है। नदियों के निक्षेप से बने मैदान बहुत उपजाऊ होता है। निक्षेप मतलब जो जैसे नदियों के द्वारा ला करके नई मिट्टियां बिछाई जाती है अगर कोई मैदानी क्षेत्र में, तो उससे मैदान का विकास क्या होता है? अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा मैदान का विकास होता है। करापवाह क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से बढ़ी और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या नदी घाटियों में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां का भूमि क्या मिलता था? उपजाऊ मिलता था। जब भूमि जहां उपजाऊ मिलेगा, जहां का फसल उत्पादन अधिक होगा, तो वहां लोग ज्यादा बसेगा ना, ज्यादा लोग वहां रहते थे। नदियां प्राचीन काल से ही यातायात की सुविधाएं प्राप्त करती रही है। प्राचीन काल में ही जो है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का व्यापार होता था तो नदियों के माध्यम से ही होता था, है ना। तो कितनी ही नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारा उद्देश्य से हम लोग बांध बनाते थे। जैसे वहां पे जैसे मान लिया जाए कि झील बना देना और उसके बाद में उसमें मछली पालन करना, इसलिए ना हम लोग बांध बनाते थे। नौका गमन करना, यात्रा करना, है ना, वहां पे पार्क बना देना इत्यादि के लिए हम लोग नदियों को बांध बनाते थे। बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पर्यटन। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को भारत के मंदिर कहा करते थे। क्या कहा करते थे बेटा? भारत के मंदिर। तो बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज इस लेसन का इतिश्री रेवाखंडे समाप्त हो गया। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा हम लोग एक सेकंड देखने का प्रयास करते हैं और ईमानदारी से आप लोग सभी कोई देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है जी? नर्मदा, है ना। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी जो है इनमें से किसी की सहायक नदी है। गंगा की, यमुना की, चंबल की, किसकी? किसी की नहीं। इनमें कौन झील कश्मीर में है? इनमें कौन झील जो है वो कश्मीर में है? तो डल झील। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी बेटा? गोदावरी, है ना। इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी तो हमरा लगा है कि सोने आई हो, है ना। नहीं, गंगा की सबसे सहायक नदी है लोहित। गंगा की सहायक नदी कौन है? लोहित। इस तरीके से ही पूरा ऑब्जेक्टिव वगैरह सब देख लेना, रिक्त स्थान सब देख लेना, है ना। इधर आंसर वो देले है, बाकी सब क्वेश्चन आंसर ये सब बनावे के कोशिश करना, ठीक है, बनाने का कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।